प्यारे दोस्तों, आज का ये वाकया दिलों के तार हिलाकर रख देगा। जैसे जैसे आप इस वाकया को सुनते जाएंगे वैसे वैसे ये वाकया दिल की धड़कनों तक उतरता जाएगा। ये वाकया नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि हम भी अनजाने में कोई ऐसी गलती कर रहे हों जो हमें भारी पड़ जाए और हम सारी जिंदगी इसका कफारा भी अदा ना कर पाए। अपनी बीवी और 1 महीने की बच्ची को छोड़कर मैं लंदन चला गया। हर बार जब भी मैं पाकिस्तान लौटने का जिक्र करता, मेरी माँ और भाई मुझे अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाकर रोक देते। इसी तरह 10 साल गुजर गए। मेरी बीवी को कैंसर हो गया और वह बेचारी मेरी मिन्नतें करती रह गई कि वापस लौट आओ, मगर मेरे सामने मेरे घर वालों की मजबूरियाँ थी। मेरी बीवी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। मेरी 10 साल की बेटी ने चाचू के फ़ोन से छुपकर मुझे मैसेज भेजा कि बाबा वापस आ जाओ, वरना ये मुझे भी मार देंगे। जब मैं बिना बताए पाकिस्तान आया तो ये देखकर हैरान रह गया। मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था कि मुझे रोज़गार के सिलसिले में लंदन आना पड़ा। मैं घर में सबसे बड़ा था और हमेशा मेरे बाप ने मुझे यही सिखाया और समझाया था कि घर के छोटों की जिम्मेदारियां अब मेरे सर हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरा नाम हामिद है। मैं सियालकोट के करीब एक गाँव का रहने वाला हूँ। पहले मैं सियालकोट में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करता था। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई अम्मी ने बार बार मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में 2 घरों के खर्चे नहीं चल सकते। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र और शुक्र करने वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वो कोई फरमाइश कर ही देती तो मेरी माँ इसे ढेरों बातें सुनाती। हमारा एक करीबी रिश्तेदार जब से लंदन गया, इसके घर के हालात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया। अम्मी ने मुझे भी बार बार कहना शुरू कर दिया कि बेटा तुम भी लंदन चले जाओ। मैं अपनी बीवी को छोड़कर परदेश में नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ बाप के दबाव और घर के हालात को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला कर लिया। मेरी बीवी को माँ बाप की तरफ से दिया हुआ अच्छा खासा जेवर मिला था। अम्मी ने ये रट लगाना शुरू कर दी कि मैं अपनी बीवी का जेवर बेचकर बैरूनी मुल्क रवानगी का खर्चा पूरा कर लूं, और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू होगी मैं इसे इसका जेवर वापस बनाकर यहाँ पर भी ये कहा कि हमारे ख़ानदान में तो सबसे पहले बेटा ही होता है। हम दोनों मियाँ बीवी इनकी ये बातें सुनकर चुप हो गए। अमरीन के माँ बाप भी अस्पताल में ही मौजूद थे। अम्मी जल्द ही वापस घर चली आई। खैर मैंने घर आकर अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाई बांटी और अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। फातिमा बहुत ही प्यारी थी। जब फातिमा 1 माह की हुई तो मेरा वीज़ा भी आ गया। जैसे जैसे रवानगी के दिन नज़दीक आ रहे थे
मेरा दिल जैसे अंदर ही अंदर परेशान होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इतनी छोटी सी बेटी और बीवी को छोड़कर इतनी दूर कैसे चला जाऊं। फिर माँ बाप की तरफ देखता और बहन भाइयों की तरफ देखता तो यही सोचता कि चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे इनके लिए इतना तो करना ही चाहिए। मैं समझता था कि 2-3 साल में हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। अमरीन भी हर वक्त यही सोचकर उदास रहती थी। और फिर रवानगी का दिन आ गया। मेरी बहनें, मेरी माँ और भाई सब मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे। उनके साथ नमरीन भी आना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने ये कहकर इसे रोक दिया कि इसे और बच्ची को देखकर मुझे बैरूनी मुल्क रवानगी में मुश्किल होगी, इसलिए इसे अपनी बच्ची के साथ घर पर ही रहना चाहिए। मुझे अम्मी की ये बात बहुत कड़वी लगी थी, लेकिन मैं दामन में ही छुपा गया। अपनी बीवी को कमरे में जाकर गले से लगाया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसे दोबारा जिंदा नहीं देख पाऊंगा। मैंने फातिमा को प्यार किया, फिर इसे अमरीन की गोद में दे दिया। जब मैं घर से निकला तो वो बहुत गमगीन नजरों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। जब तक हम गली का मोड़ मुड़कर सड़क पर नहीं चले गए, नमरीन तब तक मुझे देखती ही रही। माँ बाप और बहन भाइयों की दुआओं के साथ मैं लंदन आ गया। यहाँ मेरे कज़न ने मेरे लिए पहले से ही नौकरी का इंतज़ाम कर दिया था। सियालकोट में मुझे 50,000 तनख्वाह मिलती थी, अब यहाँ मुझे पाकिस्तानी 1.5 लाख मिलना शुरू हो गए। काम बहुत सख्त था, लेकिन मैं दिल लगाकर काम करता रहा। काम के साथ साथ ही मुझे कमरे में मौजूद दूसरे लड़कों की तरह अपनी बारी पर खाना भी बनाना पड़ता था और मुझे कपड़े भी धोने पड़ते थे। इस वक्त मुझे घर की शिद्दत से याद आती और सबसे ज़्यादा मुझे अमरीन की याद आती। मैं बाकायदगी के साथ फ़ोन पर बात करता रहता, सबसे मेरी बात हो जाती, लेकिन जब भी मैं अमरीन से बात करना चाहता तो मेरी माँ कमरे में ही बैठी रहती। मैं वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देख रहा था और मेरी माँ ज़रूरतों की एक लंबी लिस्ट मुझे सुना देती थी। मेरे भाइयों की तालीम भी जारी थी और घर में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां भी आना शुरू हो गई थी। मेरे अब्बा भी सफेद काटन का जोड़ा पहनकर पूरे गांव में बड़े फख्र के साथ सीना चौड़ा करके घूमते थे कि मेरा बेटा बाहर के मुल्क में कमा रहा है। मैं जब भी अपनी माँ से पूछता कि वो तनख्वाह में से बचत तो कर रही है ना, ये बात सुनते ही वो शुरू हो जाती कि बेटा क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं, और मैं तुम्हारा एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करती हूँ, तुम्हारी बीवी और बेटी की भी सारी ज़रूरतें पूरी करती हूँ। और फिर मुझे कहती कि तुम्हारी बहनों के जहेज़ के लिए भी अभी से कोशिश करना शुरू कर दी है, तभी जाकर शादी के रोज़ काम आएंगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी अम्मा अमरीन को अलग से मोबाइल लेकर दे, लेकिन मेरी माँ हमेशा यही कहती, औरतों को तो आदत होती है मर्दों को परेशान करने की, ज़रा सी बात होगी और वो तुम्हें परेशान कर दिया करेगी, तुम इसकी तरफ से फिक्र मत करो। मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो अपने पास ज़रूरी सा खर्च रखकर सारी तनख्वाह अम्मी को भेज देता था। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि घर में पैसे ज़्यादा भेजा करूं, क्योंकि इस बढ़ती हुई महंगाई में अब इस तनख्वाह में घर के अखराजात और बच्चों के खर्च पूरे करना इनके बस की बात नहीं रही। साथ ही वो कहती कि तुम्हारी बीवी अलग से एक खर्चा मांगती है और इसे ये गुरूर होना शुरू हो गया है कि ये घर इसके शोहर की कमाई से चलता है। तुम अपनी बीवी पर ज़रा सी सख्ती किया करो और इसे एहसास दिलाओ, ये तुम्हारा एहसान नहीं बल्कि तुम्हारा फ़र्ज़ है। कई बार मैं अम्मी की बताई हुई बातों की वजह से नमरीन से लड़ पड़ता और फिर कई रोज़ उससे बात नहीं करता था। मेरी बेटी मुझे फ़ोन पर ही देखती थी। कई बार ऐसा होता कि अमरीन अभी कुछ बता रही होती और मैं फ़ोन बंद कर देता। कई मिस कॉल के बाद भी गुस्से की वजह से मैं उससे दोबारा बात ना करता। मेरी माँ का कहना था कि वो अब घर का काम भी नहीं करती, बल्कि सारा काम मेरी बहनें करती हैं। मैं इनकी ये बातें सुन कर गुस्सा पालता रहा। मुझे यकीन नहीं होता था कि अमरीन इतनी ज़्यादा बदल सकती है। अगर मैं फ़ोन करता तो अम्मी कह देती कि वो अपने मेके गई हुई है, तो इस बात पर अम्मी से मैं नाराज़ हो जाता कि उन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर इसे मेके क्यों जाने दिया। और जब मैं इसके भाई को कॉल करने की बात करता तो अम्मी मुझे अपनी कस्में दे देती और कहती कि बेटा तुम इसे वहाँ परेशान मत करो, तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि हमने इनकी बेटी को इतना तंग रखा हुआ है। धीरे धीरे मैं अपनी बीवी से बेजार होने लगा था। दिन रात की मेहनत ने मुझे चिड़चिड़ा और बदमिजाज भी बना दिया था। मैंने अब कम से कम पैसों में गुजारा करना सीख लिया था। मुझे लगता था कि मेरे पैसों से अम्मी बचत करके जमा कर रही है और कुछ ही सालों में इतना जमा हो जाएगा कि मैं लंदन छोड़कर वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा और वहां जाकर कोई मुनासिब सा कारोबार कर लूँगा। 4 साल बाद जब ये बात मैंने अपनी माँ से की तो वह हैरत से कहने लगी, बेटा फ़िलहाल तो सिर्फ तुम्हारे भाइयों की तालीम और तुम्हारे बाप का इलाज ही पूरा हो पा रहा है,
फिर तुम्हारी बीवी और बेटी का खर्च भी है और तुम कोशिश करो अब कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मैं ये सुनकर बड़ा परेशान हो गया। मेरे दोस्त अहबाब मुझे बड़ा समझाते थे कि मुझे अपने घर वालों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने शुरू से ही अम्मी और अब्बा के सामने कभी जुबान नहीं खोली थी और इनकी बात मेरे लिए पत्थर पर लकीर जैसी थी। खैर मैंने इससे बेहतर नौकरी ढूंढ ली थी। यहाँ पर मेरी तनख्वाह 2 लाख के करीब थी। मेरे दोस्त तनख्वाह मिलने के बाद अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाने के लिए चले जाते और मैं ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारता था। अमरीन ने अपने भाई से कहकर अलग से मोबाइल ले लिया। वो जब भी अपने कमरे में जाकर बात करना शुरू करती तो कोई ना कोई उसके पास पहुंच जाता। वो मुझे मैसेजेस पर कहती कि मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊं। यहाँ पर अब सब कुछ है, घर भी ठीक ठाक चल रहा है। अब यहाँ पर कोई नौकरी ढूंढ लेना और यहाँ पर ही काम कर लेना। मुझसे अब रहा नहीं जाता। अब इतने साल गुजर गए हैं, आप जल्दी से आ जाएं, फिर दोबारा चले जाना। ये उसकी बातें, मिन्नतें, तरले मुझे अपने काम पर भी कानों में सुनाई देते थे। मैं बहाने से जब मैं ये बात अपनी माँ से कहता तो ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती और फिर रोने बैठ जाती। मेरी बहनें भी अब जवान हो रही थी, इनकी भी शादियां करनी थी। अपने भाइयों को देखकर मुझे ये ख्याल आता था कि आखिर वो कब किसी काम धंधे में लगेंगे। लेकिन अम्मा हर बार ये बात कहकर मेरा दिल ही तोड़ देती थी कि वो अभी छोटे बच्चे हैं। घर में हर तरह की सहूलत हो गई थी। मैं चाहता था कि नया मकान भी बन जाए, लेकिन अम्मा चाहती थी कि पहले बहनों की शादी हो जाए। और यूँ मैं इतने सालों में एक बार भी पाकिस्तान नहीं जा सका। वक्त बहुत तेजी से गुजरता रहा। मेरे बालों में सफेदी उतर आई। अमरीन की तरफ देखता तो वो वक्त से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। मेरी बेटी अपनी तोतली जुबान में मुझे बार बार बुलाती और कहती, सब बच्चों के बाबा इनके साथ हैं, आप भी वापस कर देता। मेरी माँ ने परेशान होकर मेरे कज़न से कहा, इसने मुझसे मिलकर मुझे बहुत समझाया कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाते और तुम घर में फ़ोन कर। चाची ने इन दोनों को समझा दिया था। मैं अपने दोस्त के गले से लगकर रो पड़ा और कहने लगा कि मुझे मेरी बेटी और बीवी बहुत याद आती है। रफ्ता रफ्ता मैं समझता जा रहा था कि मेरे घर वालों के लिए मैं सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ, जिससे वो हर माह पैसे निकाल लेते थे। इससे ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं थी। लंदन की रौनकें मुझे अब अपनी तरफ बुलाने लगी थी। मैंने अब हर रोज़ घंटों कॉल करना बंद कर दिया था। 5 या 6 मिनट बात करता, अपनी माँ से कहता कि मुझे मेरी बीवी और बेटी को दिखा दे और फिर कॉल बंद कर देता। कई रोज़ मेरे से अमरीन भी नाराज़ थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब मैं अक्सर घूमने फिरने निकल जाता था। ऐसे ही एक वक्त आया जब मेरी मुलाकात एक शाजिया नामी लड़की से हुई। इसी तरह मुलाकातों की मेरी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो गई थी और घर में भी एक मखसूस रकम भेज देता था। धीरे धीरे मेरा राब्ता वहाँ पर कम से कम होता गया। फिर एक रोज़ मेरी ज़िंदगी में तूफान सा आ गया जब मुझे अमरीन के भाई का मैसेज मिला कि अमरीन कैंसर की मरीज़ा बनकर अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये सुनकर मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। मैंने शाजिया से कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, लेकिन इसने मुझे इजाज़त नहीं दी। इसने मुझे कहा कि वो मुझे अच्छी खासी रकम देने पर तैयार है कि मैं अपनी बीवी का इलाज करवा लूँ, लेकिन वो मुझे पाकिस्तान नहीं भेज सकती क्योंकि उसे डर था कि मैं दोबारा पलटकर लंदन नहीं आऊँगा। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला था और मैंने अपनी माँ को कॉल की और इसे गुस्से में कहा कि वो मेरी गैर मौजूदगी में
मेरी बीवी का ख्याल नहीं रख सकी। इस बात पर मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई और फ़ोन बंद कर दिया। मेरा ससुर मुझे बार बार पाकिस्तान बुलाता रहा, लेकिन मैं इन्हें बराबर खर्चा भेजता रहा, लेकिन साथ ही ये भी कहता था कि मेरा पाकिस्तान पहुंचना मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे कंपनी छुट्टी नहीं देती। जब भी मैं वीडियो कॉल पर अमरीन को देखता तो मुझे बेतहाशा दर्द होता। मैं अपनी खूबसूरत और जवान बीवी को छोड़कर लंदन आया था ताकि अपने घर के हालात ठीक कर सकूं। इस सफ़र में मेरी शरीके हयात का क्या हाल हो गया। डॉक्टर कहते थे कि वो ठीक होना ही नहीं चाहती, कि शायद कैंसर बहुत बुरी तरह फैल चुका था। 6 महीने के अंदर ही वो चुपचाप ये दुनिया छोड़कर चली गई। मैं इसकी तदफीन पर भी नहीं जा सका। ये देखकर मेरे ससुराल वालों ने मुझसे नाता तोड़ दिया और मेरी बेटी को इसकी दादी के पास छोड़ दिया। वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मुझे समझते थे और किसी हद तक वो ठीक भी थे। मैं कई रोज़ लंदन में गम के साथ सड़कों पर घूमता फिरता और रोता रहा। मेरी अमरीन से रफ़ाकत सिर्फ 1.5 साल का अरसा ही रही, लेकिन मैं जानता था कि वो खुदा की बंदी मुझे बेतहाशा चाहती थी। मुझे लंदन में 9 साल हो चुके थे। अब मेरी मजबूरी बन गई थी अपने घर पर फ़ोन करना, क्योंकि मेरी बेटी अब इन मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाइयों के रहमो करम पर थी। वो भी इसका बेतहाशा फ़ायदा उठा रहे थे। यहाँ भी खड़ी थी। परदेश में गुजारे 10 साल में मुझे बूढ़ा कर दिया था। जब मैं पाकिस्तान से गया था तो 28 साल का एक खुश शक्ल नौजवान था, लेकिन अब मैं एक थका हारा मर्द बन चुका था। जब मैंने बार बार बेल बजाई तो कोई भागता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। वो कोई कमज़ोर सी बच्ची थी जिसके चेहरे पर एक तरफ जख्म का निशान था। वो बच्ची कुछ देर तो हैरत से मेरी तरफ देखती रही और फिर एकदम से मुझे पहचान कर मुझसे लपक गई। इसे देखकर मुझे भी लगा ये मेरी ही बेटी है। मैं तड़प उठा। वो कमज़ोर और लागर सी बच्ची जिसके चेहरे को किसी चीज़ से मसक किया गया था, कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी फातिमा ही थी। मैं जो पिछले 10 साल से परदेश में मुसीबतें उठा रहा था, मेरी सगी औलाद मेरे रिश्तेदारों के घर में इस हाल में मौजूद थी। हम दोनों बाप बेटी मुझसे दूर करना चाहा और बड़ी बदतमीजी से मुझसे पूछने लगी। एक दूसरे के साथ कह लगा रहे थे। सब हैरत से मुझे देखते हुए मेरे हाथ में फातिमा का हाथ देखकर परेशान हो गए। सबसे पहले अम्मा को ख्याल आया और वो आर्टिफिशियल से अंदाज से रोते हुए मेरे गले से लग गई। फिर अब्बा और बाई भी बारी बारी से मेरे गले लगे। मैं इन सबको खड़ा होकर गौर से देखता रहा। अम्मा ने गैर महसूस अंदाज में फातिमा का हाथ मेरे हाथ से छुड़वाना चाहा, लेकिन मैंने सख्ती से इनके हाथ को झटक दिया। फातिमा खौफजदा सी सिमटी खड़ी थी। वो औरत जो बदतमीजी करते हुए घर से बाहर आई थी वो मेरे भाई की बीवी थी। मेरी बेटी की हालत जो मुझे कर दिया था। मैंने सख्ती से अपनी अम्मा की तरफ देखते हुए पूछा, अल्लाह, मेरी यतीम बच्ची की ये हालत किसने की है? इसका चेहरा किसने जलाया है? तो अम्मा ने अपने सीने पर 2 थप्पड़ मारे और कहने लगी, बेटा तुझे क्या हम जलाद लगते हैं? बच्ची है, शरारत करती है। मुलाजमा खाना बना रही थी तो ये किचन में चली गई। इसके हाथ में गरम तवा था, शायद वह नीचे उतार रही थी और ये एकदम से तवे के साथ टकराकर इसका चेहरा जल गया। मुझे इनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि चंद दिन पहले फातिमा ने अपने चाचू के फ़ोन से मुझे मैसेज किया था कि बाबा आप वापस आ जाओ, ये मेरी माँ की तरह मुझे भी मार देंगे। इसीलिए मैंने फातिमा को सामने करते हुए पूछा, फातिमा बेटा तुम बताओ, तुम्हें किसने चलाया है? अब डरो मत, मैं वापस आ गया हूँ। फातिमा ने कहा, अब भी मुझे कुछ मालूम ना होता अगर फातिमा छुपकर अपने चाचू के फ़ोन से मेरे नंबर पर मैसेज ना करती। वो तो शुक्र है मेरी दूसरी बीवी का कि उसने मुझे ये मैसेज पहुँचा दिया। अगर इसका दिल भी तुम लोगों की तरह सख्त हो जाता तो शायद अपनी माँ की तरह ये मेरी बेटी फातिमा भी किसी रोज़ तुम्हारे जुल्म का निशाना बनकर इस दुनिया से चली जाती। ये सुनकर मेरे घर वाले हैरान खड़े रहे। एकदम मेरा भाई आगे बढ़ा और कहने लगा, बस भाई, जितना तुम्हें बोलना था बोल लिया। इतने सालों बाद घर लौटे हो, अगर इज्जत से घर में रहना चाहते हो तो रहो, वरना अपनी इस बेटी को लेकर यहाँ से चलते बनो। मैं इसकी ये बात सुनकर हैरान हुआ और जैसे कुछ कहने लगा तो अम्मा और अब्बा ने भी बड़ी बेरुखी से इसकी साइड ली और कहा, ठीक है, हम माँ बेटा अगर इतने ही जालिम हैं तो अब हम तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। जब तुमने दूसरी शादी कर ही ली है तो तुम अपनी बेटी को भी दूसरी बीवी को दे दो, वो पाल सकती है। हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ तुम्हारी जिम्मेदारी का, तुम अब खुद पूरी करो। मैं हैरत से ये सोच रहा था कि मैं अपने पाँव पर कैसे खड़ा हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता था।
बरसों बाद वतन लौटा, एक लंबी मुसाफत तय करके, लेकिन घर भी बदल चुका था और घर वाले तो बहुत ही बदल चुके थे। फिर भी मैंने चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर चल दिया, ये सोचकर कि अब अपने भी इस तरह हो सकते हैं। मैं पागल हो रहा था। मुझे अपने माँ बाप और भाई बहनों पर कितना एतबार और कितना मान था। ये मेरे उन्हीं पैसों से खरीदा हुआ घर था जिसके अंदर मेरे खून पसीने और मेरे जज्बात और मेरी ख्वाहिशों का गला घोंटकर मैंने इनको पैसे भेजे थे। मैं समझता था कि मेरी बीवी गलत है और मैं अपने वालिदैन के साथ मुखलिस होकर इनको पैसे बेच रहा था, जिस घर में आज मेरी कोई जगह नहीं थी। लाखों कमाने के बावजूद भी मैंने कभी अपने हाथों से अपनी मरहुमा बीवी को कभी कोई चीज़ लेकर नहीं दी थी और ना ही अपनी बेटी के लिए कोई चीज़ बेची। मेरे जिंदा होते हुए भी मेरी बीवी बेवगी और मेरी बेटी यतीमी में पल रही थी। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। मैं वो दौलत इनके किसी काम भी ना आई और इनका सब कुछ लुट गया और वो तबाह बर्बाद हो गए और अब वो दर बदर की खाक छानने पर मजबूर हो गए हैं। और आज मैं अपनी मुकम्मल खुशियों से भरी जिंदगी अपने बच्चों और बीवी के साथ जी रहा हूँ। मेरी जिंदगी में अगर कमी है तो वो अमरीन की है। उसकी यादें मुझे आज भी तड़पाती हैं। लिहाजा मेरी इल्तिजा है, कोई भी भाई अपना मुल्क छोड़कर परदेश ना जाए। आपके अपने ही बहन भाई आपके दुश्मन बन जाते हैं। जिनके लिए आप ऐसा करते हैं, आप कुर्बानियाँ देते हैं, वो आपको जानते तक नहीं। अपना और अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखिए। आधी रोटी खा ले, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर परदेश ना जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सारी ज़िंदगी अपना मोहताज रखे और गैरों का मोहताज ना करे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।